जब भी कोई बड़ी मूवी आने वाली होती है एंड अगर उस मूवी के किसी भी अनाउंसमेंट या किसी भी ग्लिम्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी उस मूवी के साथ अटैच होने लगती है, तो इस चीज़ के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी उस मूवी को पड़ेगा ही पड़ेगा। और इस केस में मैं बात कर रहा हूँ रामायण मूवी की, जहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है कि बहुत सारे लोग इस मूवी के फर्स्ट ग्लिम्स से या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद में खुश है। एंड ऐसा भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है या फिर कह सकते हैं मल्टीपल ग्रुप्स है जो अपने पर्सनल रीजंस के चलते इस पर्टिकुलर फिल्म से भी खुश नहीं है एंड वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म कैसे भी करके कुछ भी करके बस फ्लॉप हो जाए। बट कौन है ये लोग एंड कहाँ से आते हैं ये लोग, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सबसे इलॉजिकल, सबसे बेबुनियाद लोगों के बारे में जिन्होंने एक बहुत ही विचित्र कॉन्स्पिरेशन थ्योरी बनाई है, जिसे मैं बड़े प्यार से दो पॉइंट में डिवाइड करने वाला हूँ। देखो, आप लोगों को आदिपुरुष मूवी तो याद ही होगी और ऑफ कोर्स उसे कोई नहीं भूल सकता है। ये लास्ट एक डिकेड का सबसे बड़ा स्कैम था। तो उस मूवी के अंदर दो लोग ऐसे अटैच्ड थे, मैक्सिमम ऑडियंस को उम्मीदें थी कि डिस्पायर द वर्किंग ऑफ बॉलीवुड दे आर गोइंग टू डिविलियर फाइनेंशियली प्रोडक्ट, जिसमें से पहला नाम था ओम राउत का, जिन्होंने आदिपुरुष से पहले तानाजी जैसी ग्रैंड फिल्म भी दी थी जो कि बहुत बढ़िया फिल्म थी। एंड दूसरे थे हमारे डार्लिंग प्रभास, जिसका नाम जब इस फिल्म से अटैच हुआ था ना, तभी से इस फिल्म की हाइप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट फिल्म देखने के बाद सब हो गए निराश और सबको पता है कि फिल्म कितनी भद्दी थी, कितनी ज़्यादा बुरी थी, कितनी ज़्यादा घटिया थी और फिल्म किसी भी मायने में अपने किसी भी एक्सपेक्ट के अंदर डिलीवर नहीं कर पा रही थी और जिसे देखने के बाद बहुत सारे लोग गालियां भी दे रहे थे प्रभास को एंड ओम राउत को भी। एंड फिर उसी के रिलीज होने के 3 साल बाद फाइनली आया इंट्रोडक्शन वीडियो फ्रॉम रामायण ऑफ रणवीर कपूर एंड यश स्टारर रामायण का। एंड इस इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। अब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है और आपको जानने में बहुत मजा आएगा। असल में देखो, जिन लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बनाया उनका मानना यह है कि बॉलीवुड ने जानबूझकर अपना 500 से 700 करोड़ का खर्चा किया था आदिपुरुष बनाने में, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास और ओम राउत को डीफेम कर सके और उनका करियर बर्बाद कर सके। क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक ऐसा हाल हो चुका था कि बॉलीवुड का जहाँ पे कोई भी ऑडियंस फिल्म देखने नहीं जा रही थी, इसलिए ऑडियंस दो ऐसे लोगों को बुलाया जिनसे ऑडियंस को थोड़ा बहुत भरोसा था, डिस्पाइट दे आर वर्किंग ऑफ बॉलीवुड। एंड बॉलीवुड ने लोगों के साथ स्कैम कर दिया एंड आदिपुरुष टर्न आउट बी अ मेगा डिजास्टर। और उसके बाद बॉलीवुड ने वापस से एक और रामायण की मूवी बना दी। इसके पहले ही ग्लिम्स के बाद लोग बॉलीवुड की वापस से तारीफ कर रहे हैं और फिर से कह रहे हैं कि इन अ वे रामायण मूवी की तारीफ कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम बॉलीवुड की इन्वॉल्वमेंट है। एंड सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉलीवुड ये चाहता है कि अब ऑडियंस इस रामायण मूवी के बाद वापस से बॉलीवुड से उस तरह कनेक्ट हो जाए जिससे कि वो पहले हुआ करती थी। मतलब यार हद होती है किसी चीज की, यहाँ पे उस चीज को भी एक लेवल आगे करके या फिर बोल सकते हो कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके इस कॉन्स्पिरेशन थ्योरी को जन्म दिया गया है। चलो बढ़िया बात है। मतलब यार कभी ना कभी तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई इंसान कितना वेल्ला हो सकता है क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है। पर चलो ये हो गई एक बात। इसके बाद में आते हैं दूसरी बात पे, जहाँ पर इस फिल्म को हेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो लीड एक्टर है, मतलब जो भगवान श्री राम का रोल प्ले करने वाले हैं रणबीर कपूर, लोगों को इनसे दिक्कत है। उसका कारण क्या है? आज से कई साल पहले मतलब 2011 में जब उन्होंने पब्लिकली ये बोल दिया था कि ही लव्स टू ईट, यहाँ पे मैं मानता हूं कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, बट ही डिड। एंड उसके बाद से आज तक चाहे कोई भी कारण हो, इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके उन्हें ट्रोल किया जाता है। जबकि रणबीर कपूर ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि इस फिल्म को वो अपना पूरा डेडिकेशन दे रहे हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कम्प्लीटली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और जितने भी नॉनवेज वगैरह जो आइटम्स होते हैं उन्हें कंज्यूम करना छोड़ दिया है एंड कम्प्लीटली बंद कर दिया है। और देखो, एट द एंड रणबीर कपूर एक एक्टर है और हमें मतलब होनी चाहिए सिर्फ एक चीज़ से, जो है उनकी एक्टिंग। अगर उनकी एक्टिंग में आपको कोई कमी लग रही है तो ज़रूर से ट्रोल करो, क्रिटिसाइज करो, जो करना है वो करो,
लेकिन एक्टिंग से हट के प्रोफेशनल लाइफ में आप जाके ये बोलना कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें करी है पास्ट में, दैट्स वाई यू आर नॉट सूटेबल टू प्ले द रोल ऑफ लॉर्ड राम। और उसके बाद में एक और ग्रुप आता है जो रणबीर कपूर को हेट इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा के साथ एनिमल मूवी बनाई है। मतलब कि एनिमल मूवी के साथ में जो कंट्रोवर्सी हुई, मतलब तो आप सोच लो कि 2023 के दिसंबर में ये मूवी रिलीज हुई थी एंड आज तक टिल डेट आज तक रणवीर कपूर को इस चीज़ के लिए हेट किया जाता है और बिना फालतू का घसीटा जाता है। और उन लोगों का क्लेम बस इतना ही है कि मेकर्स ने कैसे एक ऐसे एक्टर को अप्रोच किया भगवान राम के रोल के लिए जिसने इतनी घटिया, इतनी टॉक्सिक, इतनी पैथेटिक फिल्म बनाई जहां पर उन्हें किसी और डिपार्टमेंट से कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस ये जानना है कि हाँ, एनिमल उनके लिए एक टॉक्सिक थी, एनिमल उनके लिए पैथेटिक फिल्म थी, एनिमल उनके लिए एक बर्बाद फिल्म थी एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीज़ें रणबीर कपूर के ऊपर भी लागू होती है एंड रणबीर कपूर को ऐसी फिल्में बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए थी और इसलिए उन्होंने एनिमल में काम किया है। वो बिल्कुल भी लायबल नहीं है किसी और फिल्म को करने के लिए, मतलब हद होती है किसी चीज़ की। और यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर क्रिटिसाइज करना है तो एक्टिंग को लेके करो, ज़रूर से करो, लेकिन उससे हट के कोई और बोलना वो मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। और फिर ये तो कुछ नहीं है, इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा बेबुनियाद और बेमतलब का क्लेम भी लगाया जा रहा है कि मेकर्स को, हैंस जिमर को इस मूवी में म्यूजिक देने के लिए कास्ट नहीं करना चाहिए था और उनके साथ कम से कम AR रहमान को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और देखो, मानता हूँ कि AR रहमान ने छावा मूवी के अंदर डिसअपॉइंट किया था, बट फिर भी उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उनकी बाकी सारी म्यूजिक वाले काम हैं उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके केवल एक ही बात पर लगे रहे कि उन्होंने छावा के अंदर अच्छा म्यूजिक नहीं दिया तो उन्हें रामायण के लिए किसी भी तरीके से काम नहीं करना चाहिए। और हैंस जिमर के साथ तो कुछ अलग ही कंट्रोवर्सी अटैच्ड है, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं है, उसे एक नेगेटिविटी कह सकते हैं आप, जहां पर कई लोगों का ऐसा क्लेम है कि हैंस जिमर जो है वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते, फॉरेन से है, तो उन्हें लिटरली बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री में किस तरह का म्यूजिक एग्जिस्ट किया करता था एंड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया करते थे। एंड इसी के चलते जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो छोटी से छोटी जो रियलिज्म वाली बातें होती है वो इनके म्यूज़िक में टोटली मिसिंग लग रही है। अब देखो, मैं फ़िलहाल तो ये बता सकता हूँ कि हाँ, आपकी बात कहीं तक सही भी है, लेकिन आप ये भी सोचो कि लाइक अगर इस फिल्म को नेचुरल बाउंड्रीज को तोड़ के, कई सारे बैरियर्स को हटा के अगर ग्लोबल ऑडियंस तक अपने आप पर पहुँचाना है तो कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। और इस तरह की म्यूजिक हमने अभी तक सुना है इंट्रोडक्शन वीडियो में, उससे तो ये साफ पता चलता है कि इस मूवी की गाइडेंस को पीक कर रहा है। तो इस फिल्म का जो म्यूजिक जो है वो काफ़ी हद तक गेम ऑफ थ्रोन्स या फिर कह सकते हो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स स्टाइल है। अब इन्हीं के अंदर जिस तरह का म्यूजिक यूज़ किया गया था, जो उन सीरीज और उन मूवीज़ की जो एपिकनेस थी उसे बयां करती थी एंड उसे प्रेजेंट करती थी, एंड उसी तरीके का म्यूजिक या फिर कह सकते हैं एग्जैक्ट म्यूजिक रामायण के अंदर भी क्रिएट करना की कोशिश की गई है। और मानो ना मानो ये चीज़ बाकी सारी ऑडियंस, मतलब जो ग्लोबल ऑडियंस है, उन्हें भी कैटर करेगी, क्योंकि जितना भी ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसे हम सुन ले, उसे हम कितना भी अप्रिशिएट कर ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे अलावा भी बाहर जितने भी लोग हैं उस चीज़ से वैसे ही फील कर पाए जैसा कि हम लोग इंडियन रूट्स के साथ हमें फील करते हैं। इसलिए ये सोचना गलत नहीं होगा कि जिस तरह का म्यूजिक हैंस जिमर और AR रहमान ने मूवी के अंदर दिया है वो ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करके, और अभी तक तो हमने सिर्फ इस मूवी का एक पीस सुनने को मिला है। अभी तो पता नहीं कितने सारे म्यूजिक एंड BGMs उन्होंने क्रिएट करके रखे होंगे जो कि अलग अलग सीन्स में अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आएंगे। तब जाके हम कह सकते हैं कि अगर हमें इस मूवी के म्यूजिक से कुछ डाउट हुआ तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आप इसे आराम से क्रिटिसाइज कर सकते हो एंड इसके ऊपर कोई रोक टोक भी नहीं है। बट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये मूवी नहीं आ रही है तब तक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रह लिया जाए तो इसमें कोई हमारा नुकसान नहीं होगा। आफ्टर ऑल हैंस जिमर भी इस फिल्म में है, तो उसके अलावा मैड मैक्स जो इसके एक्शन डायरेक्टर है वो भी इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं एंड डिनेक जिसमें 8 अकेडमी अवार्ड जीते हैं वो इस फिल्म में VFX का काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेकर्स इस फिल्म को ग्लोबल ऑडियंस के लिए ही बनाना चाह रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा लिखा है, मतलब बिल्कुल बोल्ड एंड ब्रेटेंटली लिखा है, आवर ट्रूथ
अवर हिस्ट्री, जबकि वो ये भी लिख सकते थे द ग्रेटेस्ट माइथोलॉजिकल टेल एवर टोल्ड। लेकिन उन्हें पता था कि हम इस फिल्म के साथ में माइथोलॉजिकल वर्ल्ड अटैच कर देंगे तो उसके बाद जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी एंड जिस तरह की नेगेटिविटी इस फिल्म के अगेंस्ट स्प्रेड की जाएगी वह इस फिल्म के लिए केवल और केवल नुकसानदायक ही साबित होगी। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और उन्होंने लोगों की सेंटिमेंट को भी ध्यान में रख के हमारी हिस्ट्री को एक्सेप्ट करके ये बोला कि इट इज़ आवर ट्रूथ एंड इट इज़ आवर हिस्ट्री। तो कम से कम तो ये देखकर भी तो समझ में आ रहा है कि कम से कम मेकर्स इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये लोग बिल्कुल चाहते हैं कि वो इस फिल्म को सही मायनों में अंदर के दुनिया में लाया जाए। इस तरह इंडियंस इस फिल्म से या फिर कहानी से फील करते हैं। और जहाँ तक बात है इस फिल्म के पार्ट 2 की, तो हमें पता चलता है कि इस मूवी का जो पार्ट 2 है उसकी शूटिंग अगस्त से शुरू होने वाली है। तो आप खुद ही सोच लो कि जब तक इसका फर्स्ट पार्ट आया ही नहीं है, मतलब अभी 1.5 साल बाकी है, उससे पहले ये लोग पार्ट 2 भी शूट करने वाले हैं। तो हो सकता है कि पार्ट 2 की जो शूटिंग है वो पार्ट 1 के रिलीज होने से पहले ही खत्म हो जाए। तो उससे ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि मेकर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इस फिल्म को लेकर। मतलब उन्हें पता है कि वो जिस तरह की मूवी बना रहे हैं वो सबको पसंद आने वाली है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड इसलिए वो बैक टू बैक शूटिंग कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो जब मेकर्स इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट एंड थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक हमें भी हो जाना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। एंड अगर बाद में फिल्म ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, इंटरनेट तो है ही, जो भी व्यूज़ हो वो आराम से रख सकते हैं हम एंड उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। एंड फॉर द टाइम बीइंग बस हम वेट ही कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। और जिन्हें भी नेगेटिविटी स्प्रेड करनी है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अननेसेसरी हेट स्प्रेड ना हो तो हम बस उतना ही ध्यान रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।